डीवीएस फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग दिसंबर सीटेट को टारगेट करते हुए आज की क्लासेस को आगे बढ़ाएँगे। जैसे कि यह क्लास नंबर आपका 13 है, इससे पहले हमने आपके लिए 13 क्लास अरेंज कर चुका है, यानी कि 12 क्लास अरेंज कर चुका है और आज यह 13वां क्लास है। इस क्लास को आप ध्यान से देखिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नोटिफ़िकेशन देना चाहता हूँ कि यह क्लास डेली 8 बजे डीवीएस टीच यूट्यूब चैनल पे लाइव होते हैं और इसका हैंड रिटन नोट्स यानी कि पीपीटी का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएँगे और साथ में टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएँगे। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ मैं आपको ऐप की एक और विशेषता बता दूँ, जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गेन कर सकते हैं। आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और संडे को सुबह 6-7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक 2-3 एग्ज़ाम का आप मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं और साथ में इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कौन-सा सेक्शन वीक है और किस सेक्शन पे आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। यह जानकारी होगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे यूट्यूब का डाटा आता रहता है, उसमें बताया जाता है कि इतने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इतने लोग सब्सक्राइब किए हैं। तो कृपया आप वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा-सा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अन्यथा आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे में डिसलाइक का बटन भी है, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। आपको जो करना है कर सकते हैं। लेकिन हमारी मेहनत तो लगती ही लगती है वीडियो को बनाने में, तो थोड़ा-सा आप लाइक या डिसलाइक कोई भी एक बटन पे प्रेस ज़रूर कीजिएगा अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के सभागार में, यानी कि जब आप स्कूल जाते हैं, वहाँ पे एक सभागार यानी कि सेमिनार हॉल भी होता है। सभागार में 2 बाई 7 लड़कियाँ हैं। यदि लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या से कितना अधिक है? 111 अधिक है। कितना अधिक है? 111 अधिक है। 111 अधिक है तो विद्यालय में सभागार में कुल कितने लड़के हैं? तो आपको किसकी संख्या बतानी है? बॉयज़ की संख्या आपको बतानी है। किसकी संख्या बतानी है? तो बॉयज़ की संख्या आपको बतानी है। तो चलिए हम मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कहा जाता है क्या? गर्ल्स का संख्या और बॉयज़ का संख्या कुछ तो डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे? टोटल कहा जा रहा है। टोटल हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? यहाँ पे मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा है एक्स। कितना है? एक्स है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा एक्स है। तो कहा जाता है स्कूल के सभागार में 2/7 लड़कियाँ हैं। यानी कि टोटल का ही ना 1/7 2/7 है, सॉरी कितना है? 2/7 यानी कि 2x/7 यानी कि 7 गो में से टोटल 7 गो लड़की थी जिसमें से 2 क्या है? आपकी लड़की है। तो क्या है 5 आपका लड़का होगा, 5 क्या होगा? 5 लड़का होगा यानी कि 5x/7 आपका बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है? अब आगे कहा जाता है कि इसमें लड़कियों की संख्या से लड़के 111 अधिक है, यानी कि 5x/7 2x/7 कर सकते हैं। तो ये बराबर किसका हो जाएगा? 111 के बराबर होगा क्योंकि 111 अधिक है। किससे अधिक है? तो बॉयज़ की संख्या से लड़कियाँ कम है। कितना? 111 कम है, यानी कि लड़कियों की संख्या से बॉयज़ कितना अधिक है? तो 111 अधिक है। इस टाइप से जब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 7 हो जाएगा, 5x में से 2x जाएगा, तो 3x हो जाएगा और यहाँ पे 111 हो जाएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा-सा और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3x/7 बराबर 111 आ जाएगा। यहाँ पे 3x इधर जाएगा तो 11 गुना 7 यहाँ पे x बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 111 गुना 7/3 कर देंगे तो यहाँ से कटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9 7 तिरी 21 फिर से 7 तिरी 21 377 आएगा। कितना आएगा? इसको कटाएँगे तो आपको कटाएँगे तो 37 मरतबे कट जाएगा। कितना मरतबे कटेगा? 37 मरतबे कट जाएगा और 7 से गुना कर देंगे तो टोटल हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा क्या निकल जाएगा? 259 हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा कितना है? तो 259 यानी कि 259 छात्र कुल छात्रा थे, कुल छात्र-छात्रा थे, ठीक है? लेकिन उसमें कहा जाता है क्या लड़कों की संख्या बताना है यानी कि 5x/7 बताना है, 5x/7 बताना है यानी कि बॉयज़ की संख्या बताना है। किसकी संख्या बतानी है? तो बॉयज़ की संख्या आपको बतानी है, तो बॉयज़ की संख्या हमने क्या माना है? 5x/7 माना है, तो यहाँ पे x का वैल्यू आप बैठाएँगे तो क्या हो जाएगा? 259/7 करेंगे तो या इसको घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? कुछ तो मतलब ये कटेगा ना, तो वहीं आपको आप 5 से गुना कर देंगे तो वह नंबर मिल जाएगा। 5 गुना कटाइए इसको, 7 त्रि 21 यहाँ पे कितना बचेगा 4 7 सते 49 यानी कि 37 से फिर से गुना करेंगे। यहाँ पे 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3 5 तिया 15 3 18 यानी कि 185। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा था तो सभागार में कुल लड़कों की संख्या तो 259 हो जाएँगे। यहाँ पे कितना आया है? 259 आया है और अगर आपसे पूछता है कि लड़कियों की संख्या कितनी है तो 185 हो जाता है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या होगा?
हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, फर्श पर एक 200 मीटर की संख्या लिखी गई है। संख्या लिखी गई, 3 दोस्त चेक, स्नेहा और सलीम संख्याओं पर कूदना शुरू करते हैं। चेंग 83 पर है और प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है। चेंग, चेंग क्या है? चेंग हमारा क्या है? चेंग हमारा 83वें स्थान पे है। क्या है? 83वें स्थान पे है और यह कितना संख्या कूदता है? तो 7वीं संख्या पर कूदता है, यानी कि 7वीं संख्या पर या 7वां संख्या पर कूदता है। स्नेहा 94 पर है। स्नेहा किस पे है? स्नेहा किस पे है? तो हमारा स्नेहा है 94 पे। 94 पे है और प्रत्येक 5वीं संख्या पर कूदती है। यह किस पे कूदती है? यह 7वीं को थोड़ा-सा इधर लिख लेते हैं। यह 7th पे कूदती है, जबकि यह हमारी 5वीं पे कूदती है। कौन? स्नेहा 5वीं पे कूदती है, जबकि चिंग हमारा 7th पे कूदता है। कूदती है सलीम 106 पे है। सलीम हमारा किस पे है? सलीम हमारा 106 पे है। सलीम हमारा 106 पे है और कहता है कि प्रत्येक चौथी संख्या पर कूदता है। प्रत्येक चौथी संख्या पर कूदता है। वे सभी जिस सामान्य संख्या पर कूदेंगे वह होगी। यानी कि यह तीनों बच्चे किस संख्या पे एक साथ कूदेंगे? किस साथ ये एक संख्या पर कूदेंगे? तो हमें क्या करना होगा? एलसीएम निकाल लेना होगा। ये सभी का एलसीएम निकालना होगा, यानी कि 7, 5, 4 का हमें एलसीएम निकाल लेना होगा। यह 5 पे कूदती है, यह 6 पे कूदती है और 83 पे कूदती है। तो ये किस संख्या पे कूदेगी यही आपको बताना है। 112 पे कूदेगी, 114 पे कूदेगी या 124 पे कूदेगी या 142 पे कूदेगी। ये सभी जब कूदेंगे तो कोई ना कोई 106 के बाद ही कोई नंबर होगा ना। तो 106 में हम 4 जोड़ते चलते हैं। तो ये पहला तो 110 मिलेगा। तो क्या 110 है? नहीं है। 110 है? नहीं है। आगे चलेंगे, 110 भी नहीं है। आगे 4 इसमें जोड़िए, तो 114 हो जाएगा, जो इसमें सभी से विभाजित हो जाएँगे, यानी कि सभी में उभयनिष्ठ मिलेंगे, वही हमारा होगा। इसमें 104 हो जाएगा, इसके बाद 118 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा? 122 हो जाएगा, इसके बाद 126 हो जाएगा, ये आगे चलता रहेगा। कहाँ तक? 142 तक। तो 142 तक हम लिख लेते हैं ताकि हमें बीच में कोई आवश्यकता ना पड़े। यहाँ पे चलेंगे तो 134 हो जाएगा, इसके बाद 138 हो जाएगा, इसके बाद 100 हमारा 42 हो जाएगा। अब इसको चलेंगे तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा। इसके बाद करेंगे तो 104 हो जाएगा, यानी कि देखिए 104 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा। 114 और 114 अभी तक मिला है, आगे चलते हैं। यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। आगे 7 जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा। आगे 7 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा। आगे जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा। आगे जोड़ेंगे तो 118 होगा। आगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 118 होगा। यानी कि देखिए इसमें कॉमन तो नहीं मिला, इसमें हमारा क्या मिल रहा था? 114 मिल रहा था, लेकिन 118 भी मिल रहा था, तो चेंग और स्नेहा के सलीम के बीच में 118 कॉमन है, जबकि स्नेहा और सलीम के बीच में 114 कॉमन है, ठीक है? यह कब कॉमन होगा? जब हमें तीनों एक साथ कॉमन मिलेंगे, तभी वह संख्या हमारा आंसर होगा। थोड़ा-सा आगे और जोड़ लेते हैं, सेम इसमें 5 जोड़ना है, तो 5 जोड़ना है यानी कि 119 हो जाएगा। आगे जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा, आगे जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? आगे जोड़ेंगे तो हमारा 128 हो जाएगा, आगे जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। इसी टाइप से आगे जोड़ेंगे तो 136 हो जाएगा, आगे जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें चलना है। यहाँ पे 132 भी नहीं, 134 भी नहीं, 140 भी नहीं। आगे चलते हैं थोड़ा-सा। यहाँ से देख लेंगे तो इसी टाइप से आपको क्या करना है? 7 जोड़ देना है। तो 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। देख लीजिएगा इसी टाइप से जो नंबर इसमें आपको कॉमन मिलेंगे ना तीनों में, तो वहीं आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस टाइप से इस सीरीज को कंप्लीट कीजिएगा और कॉमन नंबर आप हमें ढूँढ कर बताइए कि कौन-सा कॉमन आ रहा है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यहाँ पे कहा जा रहा है एक विभाजन के प्रश्न यानी कि भाज्य भाजक से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है? भाज्य क्या है या संख्या क्या है? संख्या को ही भाज्य बोलते हैं और भाज्य को ही संख्या बोलते हैं, ठीक है? संख्या को ही भाज्य बोलते हैं और भाज्य को ही संख्या बोलते हैं। और भाज्य बराबर हम लोग पढ़े हैं भाजक गुना भागफल प्लस भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यही ना हम लोग पढ़े हैं। यह पढ़े हैं तो हमें तो फॉर्मूला पता ही है, लेकिन फॉर्मूला पता होने से इस क्वेश्चन को सोल्व आप नहीं कर पाइएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। कहा जा रहा है कि भाजक संख्या तो ज्ञात करना ही है, लेकिन उससे पहले भाजक भागफल और शेषफल हमें पता होगा, तब तो आप इसका सही आंसर निकाल सकते हैं ना। तो भाजक कहता है, भाजक आपका क्या है उसका कंक्लूजन देता है। भाजक, भागफल और शेषफल। भाजक, भागफल और शेषफल आपका कहता क्या है? शेषफल, ठीक है? यहाँ पे शेषफल भी है। शेषफल, शेषफल दोगुना है, किसका है?
भाग देखिए भाजक भागफल का 6 गुना है, 6 गुना है। भागफल का कितना है? 6 गुना है। कौन 6 गुना है? यानी कि भाजक आपका 6 गुना है। तो हम मान लेते हैं क्या 6 गुना है और शेषफल का दुगुना है और शेषफल का दुगुना है, शेषफल का दुगुना है। शेषफल का दुगुना कौन है? तो शेषफल का दुगुना आपका कौन है? शेषफल का दुगुना आपका भाजक है। तो हम मान लेते हैं भागफल हमारा कुछ नहीं 6 ही है। भागफल हमारा कुछ नहीं क्या है? 6 ही है। तो भाजक का 6 भागफल का 6 गुना कौन है? भाजक है, 6 गुना भाजक है। यानी कि भाजक हम क्या मान लेंगे? भाजक अगर हम क्या मानते हैं? 2 मानेंगे, क्या मानेंगे? 2 मानेंगे, तो हमारा यहाँ पे भाजक का 6 गुना भागफल का क्या है? 6 गुना भाजक है, तो 2 गुना 6 यानी कि 12 हमारा भागफल निकल जाएगा। और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का क्या है? 2 गुना है। तो शेषफल हमें क्या मानना होगा? शेषफल का हमें 2 गुना है। तो शेषफल हमें क्या मानना होगा? 2 शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का 2 गुना है। तो शेषफल भी हम जब 6 मानेंगे तब ना भाजक हमें क्या होगा? 2 गुना यानी कि 12 मिलेगा। तो इसमें हम मान बैठा देंगे। तो भाजक हमारा क्या है? 12 है और हमारा भागफल क्या है? 2 है और शेषफल क्या है? 6 है। यानी कि 6 दूना 24, 12 दूना 24 और 6 30 हो जाएगा। 12 दूना 24 और 6 30 हो जाएगा। 12 दूना 24 और 6 30 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में भागफल आपको क्या मानना था, शेषफल क्या मानना था और भाजक क्या मानना था, यह आपको क्लियर होता तो भाज्य बराबर भाजक गुना से भागफल प्लस शेषफल आप इस फ़ॉर्मूला के माध्यम से इसका सही आंसर निकाल सकते थे। लेकिन आपको भाजक, भागफल और शेषफल निकालने में दिक्कत होगी तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी कीमत पे आप सोल्व नहीं कर पाएँगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पूछे जा रहे हैं। और आपको थोड़ा-सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए 97 में कितनी इकाइयाँ हैं? 97 में कितनी इकाइयाँ हैं? 97 में कितनी इकाइयाँ हैं? तो 97 में कितनी इकाइयाँ होगी? 97 होगी। इस क्वेश्चन को हम या कोई और पढ़ा-लिखा व्यक्ति देखता, तो आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल देखते ही आंसर बता देते कि 97 होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इकाइयाँ, यानी कि कितने प्लेस होंगे, कितने इकाई होंगे? तो अगर हम आपसे पूछे कि 3 में कितने इकाई होंगे? 3 में कितने इकाई होंगे? तो कहेंगे 1, 2, 3। 5 में कितने होंगे? तो 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि अब 5 टर्म है, ये भी 3 टर्म है, तो यहाँ पे आपको टर्म ही पूछा जा रहा है। तो 97 में कितने टर्म होंगे? तो 97 में 97 टर्म। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। ठीक है, आगे चलते हैं। संख्या का अंतर है। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है घटाव। घटाव यानी कि 1000 माइनस 99। 1000 माइनस 99 यानी कि इसको घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 901 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 901 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे निकालने आता है? अगर ये आपको पता होगा कॉन्सेप्ट तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि बेसिक मैथ की क्लास जॉइन करना, तो आज ही हमें डीवीएस टीच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आपको बेसिक क्लास मैथ का मिल जाएगा, जो कि आपको बिल्कुल ही कम दाम कीमतों में और साथ में बेस्ट कंटेंट के साथ मिलेंगे और साथ में मॉक टेस्ट भी मिल जाएँगे। सीटेट के लिए 15 मॉक टेस्ट मिल जाएँगे और सारी डिटेल से आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। तो थोड़ा-सा आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स के बारे में अपने सारे दोस्तों के साथ भी बता दीजिएगा। और अभी फेस्टिवल का ऑफर भी चल रहा है जिस पे आपको बहुत ही कम दामों में अच्छे से बेस्ट कंटेंट के साथ आप जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, एक सब्जी की दुकान में दी गई मूल्य सूची इस प्रकार है। आंवला ₹120 प्रति केजी है, बैंगन ₹60 केजी है, भिंडी ₹45 केजी है, आलू ₹38 केजी है, टमाटर ₹42 केजी है, प्याज ₹22 केजी है, ठीक है? आगे कहता है, रामू क्या-क्या खरीदता है? तो रामू नाम का एक लड़का है, क्या है? रामू नाम का एक लड़का है। इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा हम ऊपर से सोल्व करते हैं ताकि नीचे में हमें शेष भी ज्ञात करना है। ₹400 देता है रामू तो कितना वापस आएगा यही आपसे क्वेश्चन में पूछता है। लेकिन रामू नाम का एक लड़का है, क्या है? रामू नाम का एक लड़का है जो बाज़ार जाता है, क्या करता है? बाज़ार जाता है और यह चीज़ें खरीदता है। आँवला 3.4 3/4 केजी खरीदता है क्या? आँवला हमारा कितना खरीदता है? आँवला हमारा 3/4 केजी खरीदता है। 3/4 केजी खरीदता है। मूल्य हम बाद में ज्ञात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्या-क्या खरीदता है। तो आँवला 3/4 केजी, बैंगन खरीदता है 1 केजी। बैंगन कितना खरीदता है? 1 केजी खरीदता है। बैंगन 1 केजी खरीदता है। भिंडी 2.5 केजी खरीदता है। 2 पूर्णांक 1/2 लिखा हुआ है यानी कि भिंडी कितना लिखा हुआ है? भिंडी 2 पूर्णांक 1/2 केजी लिखा हुआ है यानी कि 2.5 केजी
आलू खरीदता है 1.5 केजी यानी कि 1/1/2 यानी कि 1/2 का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं कितना है? आधा होता है और 1 का मतलब 1 केजी होता है, ठीक है? यानी कि 1.5 केजी खरीदता है, टमाटर खरीदता है 1.5 केजी, टमाटर भी कितना खरीदता है? टमाटर भी 1.5 केजी खरीदता है, टमाटर भी हमारा कितना खरीदता है? 1.5 केजी खरीदता है, यानी कि 1/1/2 केजी। आगे बढ़ते हैं, टमाटर खरीदता है, प्याज़ किलो किलोग्राम प्याज़ खरीदता है, टमाटर इतना इतना टमाटर कितना खरीदता है? देखिए, टमाटर खरीदता है 1.5 केजी और प्याज़ खरीदता है 1 पॉइंट 1.5 केजी प्याज़ भी खरीदता है। थोड़ा-सा इस क्वेश्चन को हमें फिर से डाटा को टैली करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कोई आगे-पीछे हमने लिख लिया है। देखिए, 250 ग्राम आँवला खरीदता है। आँवला कितना खरीदता है? आँवला 250 ग्राम खरीदता है। यानी कि इधर का जो डाटा हम लिखे हैं, वह क्या कर लिए? आगे-पीछे लिख लिए। तो थोड़ा-सा इसको डाटा को हमें इरेज़ करना होगा। और फिर से इस डाटा को चलाना होगा थोड़ा-सा आप ध्यान से, ठीक है? जैसे कि मैंने डाटा को लिखते वक़्त एक आँवला का कीमत छोड़ के किसी और का चढ़ा लिया था। आँवला हमारा कितना है? 250 ग्राम है। कितना है? 250 ग्राम। 250 ग्राम को क्या हम लिख सकते हैं? 250 ग्राम है, यानी कि इसको हम केजी में लिखें, तो कितना लिख सकते हैं? 1/4 केजी लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और बैंगन कितना खरीदता है? 3/4 केजी, 3/4 केजी यानी कि 750 ग्राम खरीदता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि भिंडी, भिंडी कितना खरीदता है? भिंडी 1 केजी खरीदता है, भिंडी 1 केजी खरीदता है। भिंडी कितना खरीदता है? 1 केजी खरीदता है और आलू खरीदता है 2.5 केजी, आलू खरीदता है 2.5 केजी। आलू खरीदता है 2.5 केजी। अब कहता है कि टमाटर 1.5 केजी खरीदता है, टमाटर 1.5 केजी खरीदता है। टमाटर क्या खरीदता है? 1.5 केजी खरीदता है और फिर से प्याज़ भी 1.5 केजी खरीदता है। तब आपसे पूछता है कि इसका टोटल उसने दुकानदार को ₹400 दिए। दुकानदार को कितने रुपए दिए? रामू ₹400 दिया है और वापस कितना रुपया दुकानदार करेगा? यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सभी का कीमत निकालना होगा। तो 1 केजी का दाम है आँवला का कितना? ₹120 तो यानी कि 250 ग्राम का कितना दाम होगा? 250 ग्राम का 120 1/4 गुना 120 कर देंगे तो हमारा रुपया निकल जाएगा। कितना निकलेगा? ₹30 कितना निकलेगा? ₹30 निकलेगा। फिर से यहाँ पे मूल्य निकालेंगे, इधर हम प्राइस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? प्राइस निकाल रहे हैं और कैसे निकालते हैं ये अभी आपको बता दूँ। 3/4 गुना आप कर देंगे, सभी का तो केजी में ही दिया है ना। तब बैंगन कितने हैं? कैसे केजी है? तो ₹60 यहाँ से करेंगे तो 15 हो जाएगा। 4 चौका 4 प अरे 15 चौका 60, 15 तिया 45 यानी कि यहाँ पे ₹45 हो जाएगा। 1 केजी भिंडी खरीदता है, तो भिंडी कैसे केजी है? ₹45 है। तो 1 केजी गुना 45 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ₹45 हो जाएगा, यानी कि ₹45 भिंडी है। आलू अब कहता है आलू ₹38 किलो है और हाँ, आलू कैसे है? ₹38 किलो है, यानी कि इसमें आप क्या करेंगे? आलू कैसे है? ₹38 है, तो ₹38 है तो इसको आपको क्या करना होगा? 2, 2 दूना 4 और 1 5/2 गुना 38 कर देंगे तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो 19 पचे 95, 19 पचे 95, 2 से 38 घटाएँगे तो 19 मर्तबे कटेगा और 19 पचे 95 यानी कि ₹95 का हमारा क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। आगे कहता है टमाटर 1.5 केजी खरीदते हैं लेकिन टमाटर का मूल्य ₹42 है, यानी कि 3/2 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3/2 और गुना कितना करना होगा? गुना आपको करना होगा टमाटर कितना? टमाटर कैसे है? तो ₹42 थे यानी कि 42 से गुना करना होगा। 21 तिया 63 हो जाएगा। क्योंकि 42 को 2 से घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 21 और 21 को 3 से गुना करेंगे तो 63 हो जाएगा। आगे चलेंगे तो यहाँ पे 1.5 केजी फिर से क्या प्याज़ खरीदता है, तो 1.5 केजी प्याज़ खरीदता है यानी कि 3/2 केजी खरीदता है। यानी कि अब यह कैसे केजी है? तो ₹22 हमारा प्याज़ है। और 22 को 2 से घटाएँगे तो 11 से कटेगा और 11 को 3 से गुना करेंगे तो 33 हो जाएगा। अब यह सभी का हमें मूल्य निकालना होगा। सभी का क्या निकालना होगा? मूल्य निकालना होगा। सभी को जोड़ देना होगा और उसके बाद हमें क्या करना होगा? 30 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 95 प्लस उसके बाद है 63 प्लस 33 सभी को जोड़ेंगे तो 311 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? ₹311 का यह टोटल दुकानदार से सामान ले लेता है और दुकानदार को देता कितना है? तो ₹400 देता है। तो इस दुकानदार वापस कितना करेगा? तो दुकानदार वापस क्या करेगा? तो 400 में से क्या करेगा? 400 में से 311 माइनस करेगा, 400 में से 311 माइनस करेगा, 400 में से कितना माइनस करेगा? तो 311 माइनस करेगा, तो आप घटा देंगे 400 में से 311 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ₹89 हो जाएगा, यानी कि 89 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको बनना पड़ेगा। तभी आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर निकाल सकते हैं, अन्यथा यह क्वेश्चन आपसे नहीं बनता। देख लीजिए कितना कैलकुलेशन था और साथ में अगर आप कैलकुलेशन में फ़ास्ट होंगे, तो बहुत ही कम टाइमों में इस टाइप के क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आपको कैलकुलेशन फ़ास्ट करना है, तो आज ही बेसिक
मैथ की क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है? अगर आपको कोई एप्लीकेशन पे दिक्कत आती है तो 9123427285 पे आप हमें कॉल करके या व्हाट्सएप करके उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं और बहुत ही जल्द आपकी समस्याओं को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें कहा जा रहा है शिक्षक बच्चों को बताता है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। जगत उत्तर देता है यदि हम एक के ऊपर एक अपनी कक्षा को लगाए तो पूरी 120 कक्षाएं उस इमारत को ढक देगा। जगत की कक्षा की ऊंचाई कितनी है? यानी कि क्लासरूम की हाइट आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है? क्लासरूम का हाइट क्या है? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो हाइट निकालते कैसे हैं? तो हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे? हाइट हम लोग निकालेंगे कैसे? तो 120 से हम भाग कर देंगे क्योंकि टोटल क्लासरूम कितना है? 120 है तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? HAI GST होता है हाइट इक्वल टू इसको भाग करेंगे। तो भाग करेंगे तो इसको 10 से कटाइए या 10 से कितना 6 से कटाइए 6 से ये भी कट जाएगा और नहीं ऊपर भी कट जाएगा तो 6 इसको कटाएँगे तो 20 हो जाएगा और ऊपर 828 को 6 से कटाएँगे 6 कम 6 2 बचेगा 2 को 22 यानी कि 6 तिया 18 फिर से 4 8 छक 48 138/20 इसको आप 10 से कटा दीजिए 10 से कटाइएगा तो 10 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 से कटाइएगा 10 से सॉरी यहाँ पे 10 से आपको नहीं कटा सकते हैं, थोड़ा-सा 10 से कटाइएगा तो यहाँ पे नीचे में 2 हो जाएगा, 10 से कटाइएगा तो नीचे में 2 हो जाएगा और ऊपर में 13.8 हो जाएगा। 13.8 इसको अब 2 से आपको कटाना है, यानी कि 13.8 को 2 से कटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 6.9 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कैसे कटाना है इसके बारे में जानकारी आपको मिल ही गई है और इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं जो टेलीग्राम और रिवेश टीच मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है क्या? इनमें से कौन-सा शब्द आधा घुमाने पर वहीं पढ़ा जाएगा? आधा घुमाना है, तो इसको आप आधा घुमाइएगा ना, तो फिर से इसी को यही संख्या आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है कि 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी, ठीक है? तो हमें क्या बनाना है? आयत का निर्माण करना है। आयत का तो निर्माण है ही क्योंकि 8 सेंटीमीटर लंबा है और 6 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है? 6 सेंटीमीटर चौड़ा है का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की आवश्यकता क्या है? या 2 सेंटीमीटर इसका वर्ग है, भुजा है, तो भुजा का हमें कितना आवश्यकता पड़ेगा वर्ग का? यहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका क्षेत्रफल जितना होगा, उसी क्षेत्रफल के अनुसार ना हमें ये इसका क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा ना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? एलबी बोलते हैं ना एलबी यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 8 गुना 6 यानी कि 48 8 गुना 6 यानी कि 48 ठीक है? और यहाँ पे कहा जाता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। भुजा स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ वर्ग चाहिए, नंबर ऑफ स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हमें 48 को 4 से डिवाइड करना होगा। 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि 12 वर्गों की आवश्यकता से हम आयत का निर्माण कर सकते हैं। 8 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा हम एक आयत का निर्माण कर सकते हैं। कितने वर्गों की सहायता से? तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 वर्गों की सहायता से हम वह आयत का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको यह सेशन पसंद आ रही होगी तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि यह क्लास डेली डीवीएस टीच यूट्यूब चैनल पे रात को 8 बजे मंडे टू सैटरडे होते हैं। मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती है यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक लगातार क्लासेस होते हैं और रविवार को मोबाइल एप्लीकेशन डीवीएस टीच पे टेस्ट होते हैं जो कि बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे सकते हैं। टेस्ट कहाँ पे? ऐप पे देना है, संडे को होते हैं और कितने बजे तक? 9 बजे से शुरू होता है और शाम को 7 बजे टेस्ट समाप्त हो जाता है, ठीक है? ये जानकारी आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी और साथ में व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगी। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि रीता ने क्या करता है? रीता ने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर की सबसे
लंबी कूद लगाई है। रीता नाम की एक लड़की है जो क्या करती है? कूद लगाती है यानी कि जंपिंग करती है, जंप करती है। 3 मीटर 40 सेंटीमीटर सबसे लंबी कूद है। यानी कि हाईएस्ट यही है। हाईएस्ट कौन-सा है? हाईएस्ट जंप यही है, ठीक है? तनु दूसरे स्थान पर है, उसकी कूद रीता से 20 सेंटीमीटर कम है। कौन है? दूसरे नंबर पे तनु है। दूसरे नंबर पे कौन है? तनु है और 20 मीटर कम है। किससे? रीता से 20 सेंटीमीटर कम है। तो हम कम कर देंगे तो 20 सेंटीमीटर कम करेंगे यानी कि 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से हम 20 सेंटीमीटर कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसका? तो तनु का हो जाएगा। ये दूसरे नंबर पे, ठीक है? इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आगे कहा जाता है क्या है? जंप लगाती है। रिहाना तीसरे स्थान पर। रिहाना तीसरे स्थान पे। रिहाना तीसरे स्थान पे। रिहाना कितने स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे। उसकी कूद तनु की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम। यानी कि तनु की कूद से केवल 5 सेंटीमीटर कम है। किसकी कूद से? रिहाना की जो कूद है वह तनु की कूद से 5 सेंटीमीटर कम है। यानी कि तनु से भी कम कौन है? और कितनी कम है? तो 5 सेंटीमीटर कम है। किसकी कूद? तो रिहाना की। तो तनु की कूद कितना है? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर आप कम करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 3 मीटर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसमें सबसे रिहाना कहता क्या है? रिहाना कितने सेंटीमीटर से पहले स्थान से चूक गई? पहले स्थान पे कौन है? तो रीता है। तो रीता का हमारा कितना है डिस्टेंस? रीता का है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर और कहता है रिहाना कितने से बच गई? यानी कि रीता के जंप माइनस रिहाना का जंप करेंगे तो हमें क्या निकलेगा? टोटल कितने सेंटीमीटर से बच गई वह हमें पता लग जाएगा। यह है हमारा 3 मीटर। रीता की जंप कितना है? 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर है। जबकि रिहाना का जंप कितना है? 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। 3 मीटर 15 सेंटीमीटर इसको आप घटाएँगे तो 40 देखिए 3 मीटर से तो 3 मीटर कैंसल आउट हो जाएगा यानी कि खत्म है। 40 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर घटाएँगे तो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा आप ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है क्या? रिंकू, रिंकू नाम का एक लड़का है। कौन है? रिंकू नाम का एक लड़का है। रिंकू नाम का एक लड़का है। रिंकू नाम का एक लड़का है, रोज़ स्कूल पहुँचने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है। स्कूल तो जाता है या अपने घर से स्कूल तो जाता है, लेकिन क्या करता है? साइकिल का प्रयोग करता है। किसका? साइकिल का स्कूल जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करता है। किसकी मदद से जाता है? साइकिल की मदद से जाता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल पहुँचने में 13 मिनट लगता है 13 मिनट लगता है। यानी कि रिंकू का स्पीड कितना है? स्पीड हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाता है। यानी कि 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाता है यानी कि 60 मिनट में 6 किलोमीटर जाता है, ठीक है? तो इससे टाइम कितना लगता है? 13 मिनट लगता है, तो टाइम कितना लगता है? टाइम लगता है स्कूल पहुँचने में 13 मिनट का टाइम लगता है, 13 मिनट का टाइम लगता है। तो उसके घर और स्कूल के बीच का अंतर क्या है? यानी कि डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। किसके और किसके बीच? रिंकू के घर के बीच और स्कूल के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो डिस्टेंस हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले आपको तो ये बताना होगा ना 1 घंटा में रिंकू कितना दूरी तय करता है? तो 60 किलोमीटर तय 60 किलोमीटर सॉरी 6 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है? तो अगर हम बोले 60 मिनट में रिंकू कितना तय करता है? आप कहेंगे सर कैसी बात करते हैं 6 किलोमीटर ही तय करेगा ना? कितना तय करेगा? 6 किलोमीटर ही तय करेगा। हाँ, बिल्कुल 6 किलोमीटर ही तय करेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे थोड़ा-सा सभी डाटा मीटर में दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वह क्या आएगा? मीटर में आएगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा हम 6 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल चेंज कर लीजिए। तो हम पूछेंगे क्या? 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये भी कोई पूछने की बात है, 1000 मीटर होगा, कितना होगा? हम कहेंगे बताओ जब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं तो 6 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा? तो आप कहेंगे सर ये कोई पूछने की बात नहीं है, बस 6 से आप गुना कर दीजिए, जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, यानी कि 6000 मीटर हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं 60 मिनट में कितना मीटर जाता है? तो 6000 मीटर वह साइकिल चला लेता है। क्या? 6000 मीटर वह साइकिल चला लेता है। इस टाइप से हम कह सकते हैं क्या 1 मिनट में वह कितना चलाएगा? 1 मिनट में वह कितना चलाएगा इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा 6000 बट्टा 60 करना होगा।
यानी कि इसको हम कटाएँगे 0 से 0 खत्म और 6 से 6 तो खत्म होगा यानी कि 1 मिनट में वह कितना जाता है? 1 मिनट में जाता है 100 मीटर। वह 100 मीटर साइकिल चलाता है यानी कि 1 मिनट में 100 मीटर, तो 13 मिनट जाने में टाइम लगता है। तो 13 मिनट जाने में यानी कि 13 से गुना इधर किए, तो 13 से गुना इधर भी करेंगे यानी कि 100 गुना 13 करेंगे यानी कि 1300 डिस्टेंस आ जाएगा। 1300 मीटर इसका डिस्टेंस आ जाएगा यानी कि इसका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहता क्या है? 1 मीटर का 3 चौथाई 1 मीटर का 3 चौथाई यानी कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये पता होगा तब तो क्योंकि सभी आंसर किस चीज़ में दिए गए हैं? सेंटीमीटर में दिए गए हैं। तो हमें क्या करना होगा? सेंटीमीटर निकालना होगा। तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप कहेंगे सर ये कोई पूछने की बात है 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे बच्चों ये बताओ 1 मीटर का 3 चौथाई यानी कि 3 चौथाई का मतलब क्या है? 3/4 3 चौथाई का मतलब क्या है? 3/4 जो पहले होता है वह ऊपर होता है और जो बाद में होता है वह नीचे होता है। यानी कि चौथाई है, चौथाई का मतलब क्या तात्पर्य निकल रहा है? 4 और 3 का मतलब 3 ही होता है यानी कि 3/4 3 चौथाई का मतलब क्या हुआ? 3/4 1 मीटर का 3 चौथाई यानी कि 100 सेंटीमीटर का 3 चौथाई यानी कि 3/4 4 100 को 4 से घटाएँगे तो 25 25 तिया 75 75 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को थोड़ा-सा आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कहता क्या है? अनीस अनीस मेले में क्या करता है? अनीस लिखना चाहिए था, अनीस लिख दिया। कोई बात नहीं, कोई भी नाम ही दिया है ना, अनीस हो, अविनाश हो आदित्य हो, प्रिंस हो, कोई भी नाम हो, नाम तो है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अनीस मेले में बेचने के लिए एक पूरी पूरी बाल्टी नींबू पानी बनाता है, 1 बाल्टी, पूरी बाल्टी, बाल्टी का मतलब क्या है? 1 बाल्टी वह शरबत बनाता है, क्या करता है? शरबत बनाता है, शरबत का निर्माण करता है, शरबत का क्या करता है? निर्माण करता है। पूरी बाल्टी ने यह क्या किया है? नींबू पानी का घोल बनाया है, यानी कि निर्माण किया है, शरबत बना लिया है। उसके पास 1 बाल्टी, 1 छोटा गिलास, 1 वो बाल्टी है, एगो बाल्टी है, एगो गिलास है। थोड़ा-सा इस डाटा को हम रेखांकित कर लेते हैं। एक बाल्टी है, एक छोटा गिलास है और एक बड़ा गिलास। एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास है जिसमें क्रमशः 20 लीटर। 12 में 20 लीटर यानी कि बाल्टी में कितना है? 20 लीटर है। एक छोटा गिलास है, छोटा गिलास यानी कि यह हम मान लेते हैं कि क्या है? यह हमारा गिलास है। यह हमारा क्या है? गिलास है और यह छोटा गिलास है और कहता है एक बड़ा भी गिलास एक 12 भी गिलास है, क्या है? एक 12 भी गिलास है, यानी कि ये भी हमारा क्या है? गिलास ही मान लेते हैं। तो छोटा गिलास में सब में डाटा दिया हुआ है। छोटे गिलास में 250 एमएल, 250 एमएल छोटे गिलास में, एमएल लिख लेते हैं और बड़े गिलास में 400 एमएल, बड़े गिलास में किस में? 400 एमएल, बड़े गिलास में 400 एमएल नींबू पानी आ सकता है यदि अनीस ने मेले में 45 छोटे गिलास, 45 छोटे गिलास यानी कि 45 छोटे गिलास, यह 45 गिलास है और 21 बड़े गिलास है और 21 बड़े गिलास नींबू पानी बेचे हैं, तो बाल्टी में कितना नींबू पानी बचा है? यानी कि देखिए, आपको तो ये पता लग गया ना कि छोटे गिलास से अनीस ने कितना बेचा है, ठीक है? अनीस ने कितना बेचा है, तो छोटे गिलास से 45 बार बेचा है। 45 गिलास नींबू पानी बेचा है और बड़े गिलास से 21 गिलास नींबू पानी बेचा है, ठीक है? यानी कि टोटल वह बेचा कितना? तो टोटल गिलास से पानी कितना बेचा है? तो टोटल पानी गिलास से बेचा है 45 और 61 को जोड़ देंगे 21 को जोड़ देंगे तो 66 और कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा यानी कि 66 गिलास वो पानी बेचा है। लेकिन वो 66 गिलास में कितना नींबू पानी बेच दिया है? कितना बेच दिया है? तो वह तो बेचने का डाटा आपसे नहीं पूछ रहा है, कितना बाल्टी में बचा है यह पता आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता लगेगा कि उस बाल्टी में था कितना, तो था कितना 20 लीटर था। 20 लीटर में वह 66 गिलास पानी तो बेच दिया यानी कि नींबू गिलास बेच दिया है। तो 66 गिलास में 1 गिलास में कितना पानी गया यह आपको पता है नहीं? तो 66 गिलास का आप कैलकुलेट करके क्या करेंगे? आंसर निकाल लेंगे। तो 250 एमएल को आप 45 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 245 गुना 45 250 गुना 45 करेंगे तो टोटल एमएल में हमारा डाटा आएगा और एमएल में डाटा कितना आएगा 11,250 एमएल हमारा डाटा निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे अब कहता है 400 एमएल को 21 गिलास में गुना करेंगे यानी कि कितना बनेगा तो यह 8400 हो जाएगा 21 होगा 84 या डबल जीरो यानी कि 8400 बेच दिया कितना तो टोटल बेच दिया 21,000 11,250 प्लस 8,400 8,400 तो इसको जोड़ देंगे तो 0 5 6 9 1
टोटल इतना बेच दिया है, इतना यह सेल कर दिया है, इतना यह क्या किया है? सेल कर दिया है। टोटल था कितना? 20 लीटर यानी कि टोटल 20 लीटर था, यानी कि 20 लीटर यानी कि 20,000 एमएल था। इसमें से 19,650 एमएल बेच दिया है। तो इसके पास सेब कितना है? सेब क्या है? तो यानी कि बचा हुआ कितना है? तो बचा हुआ 350 एमएल है। कितना है? 350 एमएल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन 20 अगस्त 2023 को भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए थे, ठीक है? और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट चैलेंज भी किए थे कि इसका आंसर या नहीं होगा या होगा। तो वो सारे आंसर को गलत मान लिया गया बोर्ड की तरफ से और बोर्ड ने जो सही आंसर माना वहीं सभी को मानना पड़ा, ठीक है? और इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा-सा लॉजिक के साथ खेलना है। यह तो दिया है 2 - 2 + 2 -2 + 2 इस टाइप से यह सो ऑन सो करके n तक संख्या दे दिया है, ठीक है? का मान क्या है? कहता है ऑप्शन नंबर 1 में का मान क्या है? इसमें से जो ऑप्शन सही है वही आपको चुनना है, ठीक है? तो जब n एक सम संख्या है तो 0 मान, जब n एक सम संख्या है, तो सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरा-पूरा भाग लग जाती है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 इस टाइप से यह सम संख्या आगे बढ़ती जाएगी। तो सम संख्या यानी कि इसमें सम संख्या तो 2 या तो 4 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो 2 - 2 इसको अगर 2 पे ही चेक करते हैं तो 2 में से 2 घट जाएगा यानी कि 0 आएगा, यानी कि 0 तो वेरीफाई हो रहा है। आगे 4 पे चेक करते हैं, तो 4 अंक पे भी वेरीफाई करते हैं, यानी कि इसमें 2, 2 4 और 4, 4 घट जाएगा, तो 4 में से 4 गया यानी कि 0, यानी कि यह 2 पे भी वेरीफाई कर रहा है और 4 पे भी वेरीफाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा और ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्या और ऑप्शन वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं? तो कहता क्या है, n एक सम संख्या है तो 2 होगा, नहीं, n एक सम संख्या है तो कितना होगा? 0 होगा, लेकिन 2 की वजह से ऑप्शन नंबर 2 गलत। अब कहता है n एक विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है, यानी कि विषम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से पूरा-पूरा भाग ना लगे, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 इस टाइप से सो ऑन सो, ठीक है? तो यानी कि हम इसी में से डाटा को ना चेक करेंगे, 1 को चेक करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन -2 आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। लेकिन चलिए 3 पे चेक कर लेते हैं, आप कहेंगे सर कहीं 3 पे सही हो सकता है, -2 आ जाए। तो -2 तो कभी आएगा ही नहीं। एगो 2 प्लस में, एगो 2 माइनस में है तो कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि 2 आएगा। प्लस में ही जब रहेगा तो प्लस में ही रहेगा, यानी कि आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस और +2 यानी कि अब 5 अंक हो गया, तो 5 अंक में इसको कैंसल आउट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? फिर से 2 हो जाएगा, कितना आएगा? 2 ही आएगा, यानी कि प्लस में जब आएगा तब प्लस में ही यह नंबर रहेगा, जब आएगा तब यह प्लस में ही नंबर होगा, ठीक है? यानी कि -2 आने की कोई संभावना ही नहीं। आगे कहता है n एक विषम संख्या है तो 0 होगा। 0 कहाँ से आ रहा है भाई? विषम संख्या होगा तो 2 आ रहा है और सम संख्या होगा तो 0 आ रहा है, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास की सबसे अंतिम क्वेश्चन यही है। 10 वर्ष बाद, लेकिन इस क्लास को खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने से पहले ही और इस क्वेश्चन के समाप्त होने के बाद मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि आपको जान ही लेना चाहिए, ठीक है? लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएँगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुना हो जाएगी। मनीषा का वर्तमान आयु क्या है? तो आपको मान लेना होगा क्या? मान लेना होगा कि मनीषा का वर्तमान आयु क्या है? तो मनीषा का हम लोग मान लेते हैं क्या? मनीषा का वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है? x मान लेते हैं। किसका? वर्तमान आयु मान लेते हैं, यानी कि प्रेज़ेंट टाइम मान लेते हैं कि प्रेज़ेंट में इसका कितना है मनीषा का x वर्ष है, ठीक है? 10 वर्ष बाद मनीषा की आयु 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद का मतलब क्या है? 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद यानी कि क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 10 वर्ष पहले यानी कि माइनस होता। तो 10 वर्ष बाद यानी कि 10 साल और बढ़ जाएगा, यानी कि x प्लस 10 हो जाएगा। 6 अब कहता है उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी थी। तो 6 वर्ष पूर्व पूर्व यानी कि पहले, पहले का मतलब क्या होता है? घटाएँगे x माइनस 6, x माइनस 6 करेंगे, x माइनस 6 तो अब यहाँ पे कहता क्या है? कि 5 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। किसका 5 गुना हो जाएगा? x प्लस 10 इक्वल टू 5 x माइनस 6 का 5 गुना हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इधर 10 हो जाएगा, इधर 5x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, इधर 5x हो जाएगा और इधर 30 हो जाएगा, ठीक है? इधर 5x
इधर आ जाएगा तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, 5x में से 4 जाएगा, 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा 4x, और 30 में से 10 जुट जाएगा, ये भी माइनस और ये भी जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। और 4x को आप 40 करेंगे और x बराबर आपका मान क्या आएगा, तो 10 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है क्या गया है, तो वर्तमान आयु, और मनीषा का हम लोग माने क्या है, मनीषा का आयु वर्तमान x क्या है, x ही है, यानी कि 10 वर्ष उसका वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु क्या है, 10 वर्ष है। इसी के साथ हमारा सेशन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के सेशन आपको मिलते ही रहते हैं। क्या इस टाइप के सेशन आपको मिलते ही रहते हैं, और वह डीबीएस टीच यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। रात को 8 बजे डेली मिलेंगे, कब से कब, तो मंडे टू सैटरडे मिलते हैं, और साथ में संडे को टेस्ट होते हैं, जो कि आप एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। इसमें कोई भी पैसे आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी चार्जेज आपसे नहीं लिए जाते हैं, और साथ में इसका एनालिसिस वीडियो के माध्यम से करा दिया जाता है उसी दिन रात्रि में। एप्लीकेशन पे ही इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा साथ में। ठीक है, इस एप्लीकेशन पे अगर आप चाहते हैं कि बेसिक मैथ की क्लास ज्वाइन करें, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको हो सकता है कि मैं इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आपका हो सकता है कि बेसिक क्लियर ना हो। लेकिन इस क्लास को हम बहुत ही बेसिक से शुरुआत करते हैं, और जितना कोशिश संभवतः होता है उतना बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप बेसिक क्लास ज्वाइन करना है, तो ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन डीवीएस टीच को डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ पे बेसिक मैथ क्लास पेपर और 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम मिनिमम प्राइस के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट कंटेंट मिलेंगे, साथ में मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ये सभी मोबाइल एप्लीकेशन का फैसिलिटी है। इसके साथ ही साथ आप वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, और साथ में उसे मोबाइल में सेव नहीं कर सकते, ऑफलाइन वीडियो को देख सकते हैं डाउनलोड, लेकिन वह एप्लीकेशन में ही डाउनलोडेड रहेगा। ठीक है, ये सभी जानकारी आपको बताई दी गई है। अगर आपको सेशन अच्छी लगी होगी तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ हम लोग कल फिर से नई सेशन में मिलेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।